अस्सलाम वालेकुम। आज हम डायफ्राम के अंदर जो मेजर ओपनिंग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि डायफ्राम थोरैक्स और अब्डोमेन के दरमियान एक पार्टीशन का काम करता है। तो अब थोरैक्स से अब्डोमेन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं वो डायफ्राम के थ्रू पास होंगे। तो उसके लिए डायफ्राम के अंदर डिफरेंट ओपनिंग्स हैं, जिनमें से 3 मेजर ओपनिंग्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनमें वेना कैवल ओपनिंग, एसोफेजियल ओपनिंग और एयोर्टिक ओपनिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि थोरैक्स के अंदर हार्ट लोकेटेड है, तो थोरैक्स से अब्डोमेन में जो भी ब्लड सप्लाई जाएगी उसने डायफ्राम के अंदर से पास होते हुए जाना होगा। तो उसके लिए 2 मेजर ओपनिंग्स आ जाएंगे, वेना कैवल और एयोर्टिक ओपनिंग्स। और तीसरा हमें पता है कि स्टमक अब्डोमेन में लोकेटेड है, तो उसके लिए एसोफेजियल ओपनिंग डायफ्राम से पास होती हुई डायफ्राम के अंदर लोकेटेड है। तो हम इन 3 ओपनिंग्स को इस रिलेशन से याद कर सकते हैं कि 3 मेजर ट्यूब्स हैं जिन्होंने थोरैक्स से अब्डोमेन में जाना है, वेना कैवा, एसोफेगस और एयोर्टा। और उनके रिलेशन से 3 ओपनिंग्स हैं, वेना कैवल ओपनिंग, एसोफेजियल ओपनिंग और एयोर्टिक ओपनिंग। अब हमने इन 3 ओपनिंग्स को इसी तरतीब से याद करना है कि सुपीरियर से हम इन्फीरियर आएँ। तो सबसे पहले वेना कैवल ओपनिंग आती है T8 के लेवल पर, उसके बाद एसोफेजियल ओपनिंग आती है T10 के लेवल पर, और उसके बाद एयोर्टिक ओपनिंग आती है T12 के लेवल पर। अब हम याद करने हैं स्ट्रक्चर्स इन ओपनिंग्स के थ्रू पास होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास इजी निमोनिक्स हैं। सबसे पहले वेना कैवल ओपनिंग को देखते हैं। उसके लिए हमारे पास निमोनिक लिप लिप इससे हम इजीली याद कर सकते हैं कि जो जो स्ट्रक्चर्स इससे पास कर रहे हैं। एल से बनता है लिम्फेटिक्स ऑफ लीवर, आई से इंफीरियर वेना कैवा और पी से राइट फ्रेनिक नर्व। अब इसके अंदर से हमने ये बात याद करने वाली कि राइट फ्रेनिक नर्व पास करती है, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व नहीं पास करती। वो हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि वेना कैवा जो है हमें पता है हार्ट के राइट साइड से इंफीरियर वेना कैवा नीचे जा रहा है, तो उस रिलेशन से हम याद रख सकते हैं कि राइट फ्रेनिक नर्व है जो वेना कैवा ओपनिंग से गुजरती है। उसके बाद एसोफेजियल ओपनिंग से जो स्ट्रक्चर्स पास करते हैं उनके लिए हमारे पास निमोनिक है वी लोग। वी लोग में वी स्टैंड्स फॉर वेगस नर्व, एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, ओ स्टैंड्स फॉर इजोफेगस एंड जी स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रिक वेसल्स। एसोफेजियल ओपनिंग से जो जो स्ट्रक्चर्स पास करते हैं उनमें वेगल ट्रंक्स आ जाती हैं, बोथ वेगस नर्व्स, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स और एजोफेगस। तो इस निमोनिक से हम ये तीनों स्ट्रक्चर्स याद कर सकते हैं वी लोग से। एयोर्टिक ओपनिंग के लिए जो हमारे पास निमोनिक है वो है आटा। हम आटा अब ए से बनता है एयोर्टा, टी से बनता है थोरेसिक डक्ट और दूसरे ए से बनता है अजाइकस वेन। तो इस तरह से हम इसलिए याद कर सकते हैं। वेना कैवल के लिए लिप, एजोफेगस ओपनिंग के लिए वी लोग और एयोर्टिक ओपनिंग के लिए एयोर्टा। अब तीसरी चीज़ जो हमने याद करनी है वो है इनकी लोकेशन डायफ्राम पर। अब वेना कैवल ओपनिंग है वो डायफ्राम के सेंट्रल टेंडन पर लोकेटेड होती है। हम ये इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे इसका निमोनिक है ना लिप, लिप जैसे फेस के सेंटर पर लोकेटेड होता है, तो इसी तरह हम याद कर सकते हैं कि जो वेना कैवल ओपनिंग है वो भी सेंट्रल टेंडन पर लोकेटेड है। दूसरी इजोफेजियल ओपनिंग्स हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि इजोफेगस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। जो फूड पास होना होता है इसमें से वो मसल्स की कंट्रैक्शन से होता है, वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन होती हैं जिससे फूड एजोफेगस से स्टमक के अंदर जाता है। तो एजोफेजियल ओपनिंग भी ऐसे ही डायफ्राम के मस्कुलर पार्ट के ऊपर लोकेटेड है। तो हम इस तरह से मस्कुलर्स के रिलेशन से याद रख सकते हैं कि एजोफेगस भी मस्कुलर स्ट्रक्चर है और पास भी मस्कुलर डायफ्राम की मस्कुलर एरिया से में उसकी ओपनिंग एजोफेजियल ओपनिंग। तीसरी है एयोर्टिक ओपनिंग। एयोर्टिक ओपनिंग एपोन्यूरेटिक ओपनिंग से हम याद कर सकते हैं। जो एयोर्टिक ओपनिंग है ये जो डायफ्राम की एपोन्यूरोसिस के पीछे एपोन्यूरेटिक ओपनिंग है वहाँ से पास होता हुआ जाएगा। तो हम उस रिलेशन से याद कर सकते हैं ए से एयोर्टा, ए से एपोन्यूरोटिक। एयोर्टिक ओपनिंग इज लोकेटेड बिहाइंड मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। अब एयोर्टिक ओपनिंग इस तरह से है कि जिस तरह वेना कैवल ओपनिंग और एसोफेजियल ओपनिंग है पूरा होल की तरह है, लेकिन जो एयोर्टिक ओपनिंग है ये इस तरह से नहीं है। ये एक आर्च की तरह है बिटवीन राइट एंड लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम और इंटीरियरली लोकेटेड है मीडियन आर्कुएट लिगामेंट इस डायफ्राम का, और पोस्टीरियरली डायफ्राम नहीं होता,
पोस्टीरियरली ओपन एरिया, तो इस तरह से ये ओपनिंग है। ये बात जिस तरह हम देख सकते हैं, ये बात याद रखने वाली। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट बीट के साथ अयोटा ने डायलेट और कंस्ट्रिक्ट होना होता है, तो डायफ्राम ने भी अब कंट्रैक्ट होना है और रिलैक्स होना है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब डायफ्राम के कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने से जो उसके अंदर होल्स हैं, उनके सरकमफेरेंस या उनके डायमीटर में भी ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा, क्योंकि डायफ्राम की डोम शेप से अब स्ट्रेट शेप में आ रहा है, तो उसकी शेप चेंज होती है। एओर्टिक ओपनिंग जैसे कि हमने देखा, ये कंप्लीट होल नहीं है, तो इसकी वजह से डायफ्राम की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एओर्टिक ओपनिंग पे कोई असर नहीं आता, जिसकी वजह से अयोटा इजीली डायलेट और कंस्ट्रिक्ट कर सकता है। हम वेना केबल और इजोफेजियल ओपनिंग को देखें तो वेना केबल ओपनिंग की शेप क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी वजह से क्वाड्रिलेटरल शेप होने की वजह से जब डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा, यानी कि डोम शेप से स्ट्रेटर शेप में आएगा, प्लेटर शेप में आएगा, तो ये जो होल है ये भी डायलेट होगा। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। और इजोफेजियल ओपनिंग ओ से हम याद रख सकते हैं, इजोफेजियल ओपनिंग ये ओवल शेप्ड है। तो जब डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा, ये ओवल होल मोर ओवल होगा, मतलब जैसे ही वो कंट्रैक्ट करेगा मसल्स, तो जिस तरह हम रबर बैंड की तरह देख सकते हैं, जैसे हम उनको उसको खींचते हैं तो उसके जो डायमीटर है, ट्रांसवर्स डायमीटर, वो कम होता है। तो इसी तरह ये मोर ओवल होगा, जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। और एओर्टिक ओपनिंग का हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एओर्टिक ओपनिंग पे कोई असर नहीं पड़ता डायफ्राम की कंट्रैक्शन से, रिलैक्सेशन से।